तो पिछले वीडियो में हमने बात की कि कैसे शिवाजी महाराज ने सिद्दी जोहर के घेरे को तोड़ा और वो पन्हाला से विशालगढ़ वापस सकुशल आ गए। लेकिन ये टू फ्रंट वॉर थी। एक फ्रंट तो सॉल्व हो गया जो कि सिद्दी जोहर का फ्रंट था, लेकिन दूसरा फ्रंट अभी भी वैसे का वैसा था। वो था शाइस्ता खान का फ्रंट। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज के राज्य को हस्तगत करने के लिए भेजा था। लेकिन ये औरंगजेब ने क्यों भेजा, इसके पीछे का कारण क्या था, और औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच जीवन पर्यंत चलने वाली ये दुश्मनी, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसको समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे आना पड़ेगा। तब आपको कारण भी समझ में आएगा कि क्यों शाइस्ता खान को इतनी बड़ी फौज देकर के औरंगजेब ने दक्कन में शिवाजी महाराज के खिलाफ भेजा। हम आते हैं 1657 में, जब औरंगजेब बादशाह नहीं था, औरंगजेब शहजादा था। उस समय बादशाह शाहजहां था और शाहजहां के 4 बेटे थे और चारों बेटों को शाहजहां ने 4 डिफरेंट डायरेक्शन में भेजा हुआ था। शाहजहां का सबसे लाडला बेटा था उसका सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह। दूसरे नंबर का बेटा था उसका शुजा, जिसको उसने बंगाल भेजा था ईस्ट में। तीसरे नंबर का भाई था औरंगजेब, जिसको उसने दक्कन में भेजा। और चौथे नंबर का था मुराद, जो कि वेस्ट साइड में यानी गुजरात में था। तो 4 भाई 4 डायरेक्शन। लेकिन दारा शिकोह को उसने दिल्ली में ही रखा, क्योंकि सबसे लाडला था शाहजहां का दारा शिकोह। शाहजहां चाहता था कि ये दारा शिकोह ही बादशाह बने अगला। औरंगजेब दक्कन में था और उसी समय शिवाजी महाराज भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। शिवाजी महाराज ने मौका देखा कि औरंगजेब दक्कन में अभी आदिल शाह से लड़ने में बिजी है, तो शिवाजी महाराज ने 30 अप्रैल 1657 को जुन्नर पे हमला कर दिया। जुन्नर मुगलों का एक शहर था जिसमें बहुत धन धान्य, बहुत संपत्ति मिलने की संभावना थी। शिवाजी महाराज ने उस पर हमला किया और ये शिवाजी महाराज का मुगलों पर पहला हमला था। तो दुश्मनी की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है। 30 अप्रैल 1657 को। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी अफजल खान का पकड़ नहीं हुआ है, अभी शाइस्ता खान नहीं आया, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी औरंगजेब बादशाह भी नहीं बना है, तब की बात है। 30 अप्रैल को शिवाजी महाराज ने सक्सेसफुली हमला किया, वहां से उनको बहुत धन प्राप्त हुआ। ये खबर औरंगजेब को मिली, लेकिन औरंगजेब आदिल शाह से लड़ने में बिजी था, इसलिए उस पर कोई एक्शन ले नहीं पाया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने एक और हमला किया जून के महीने में। जून के महीने में शिवाजी महाराज ने अहमदनगर पे हमला किया और वहां से भी उनको बहुत धन प्राप्त हुआ, और अहमदनगर भी मुगलों का ही शहर था। इन दोनों पे हमला करने के बाद इस समय भी औरंगजेब का गुस्सा धीमे धीमे उबाल मार रहा था कि मुझे इस काफिर को रोकना है। कुछ महीने बाद सितंबर 1657 में दिल्ली से एक खबर आती है कि शाहजहां बीमार है। अब शाहजहां बीमार है, इसका मतलब क्या है? शाहजहां की चिंता किसी को नहीं है, अगला बादशाह कौन बनेगा इसकी चिंता है। और होता क्या था कि जितने भी सूबेदार होंगे उनको जो भी पैसा प्राप्त होगा उसका कुछ हिस्सा बादशाह को देना पड़ता था। कुछ एक अमाउंट था, परसेंटेज, जो आपको बादशाह को देना होता था, जो औरंगजेब पिछले 3 साल से नहीं दे रहा था। औरंगजेब इन चारों भाइयों में सबसे स्ट्रॉन्ग जनरल है। स्ट्रॉन्ग वॉरियर सबसे ज्यादा औरंगजेब ही है। दारा शिकोह फिलोसफर आदमी था, हिंदुइज्म और इस्लाम और डिफरेंट जो रिलीजन्स थे उनके पंडितों को बुला के वो मीटिंग करता था। उसने किताब भी लिखी है, मैं किताब का भी नाम भूल रहा हूँ। उसका मतलब बेसिकली ये है कि 2 नदियों का मिलन है ना, तो 2 धर्मों के मिलन की उसने बात करी। तो बेसिकली वो फिलोसफर आदमी था दारा शिकोह। लेकिन औरंगजेब था एक प्रॉपर कट्टर वॉरियर था। तो जो वॉरियर होता है ना, राजा अंत में वही बन जाता है। चारों भाइयों में आप कह सकते हो कि मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि चारों भाइयों में सबसे एबल्ड औरंगजेब था, पर मैं ये कहूंगा चारों भाइयों में सबसे एबल्ड वॉरियर औरंगजेब ही था। शाहजहां भी उससे डरता था कि अगर औरंगजेब ने अपनी ताकत बढ़ा ली तो मेरा साम्राज्य औरंगजेब हथिया लेगा और दारा शिकोह को कुछ मिल नहीं पाएगा। औरंगजेब जानता था कि शाहजहां अगर कभी मरेगा फ्यूचर में तो मुझे अपनी सेना को संगठित करने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए उसने 3 साल से जो आपको अमाउंट भेजना होता है दिल्ली, जो दक्कन में अभी औरंगजेब है उसको अमाउंट वहां से दिल्ली भेजना था, वो नहीं भेज रहा था। 3 साल से नहीं भेज रहा था, ताकि वो पैसा अपनी सेना पे खर्चा कर सके, अपनी जो बल है उसको बढ़ाने के लिए। तो 1657 सितंबर में जो खबर मिलती है शाहजहां बीमार है, तब औरंगजेब की घंटी बजती है कि अब मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि अब दक्कन छोड़ो, अब दिल्ली चलो, क्योंकि बादशाह बनेंगे तो दिल्ली जाकर के ही बनेंगे। इसके बाद अक्टूबर का महीना आता है। अक्टूबर के महीने में शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी, ये 2 शहरों को मुगलों के ऑक्यूपाई कर लिया, उस पर कब्जा ही कर लिया, 2 क्षेत्रों पे, कल्याण और भिवंडी पे। पर औरंगजेब अभी भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि अब इसको दिल्ली जाने की पड़ी है। उसको जल्दी है कि मैं दिल्ली पहुंचूं, वरना ये लोग जो शाहजहां है वो दारा शिकोह को बादशाह बना देगा। देखो, शाहजहां बीमार जरूर है, पर शाहजहां मरा अभी नहीं है, वो मरा बहुत बाद में है। वो मरा है 1664 में। वो बीमार हो गया था, औरंगजेब ने आके अपने सारे भाइयों को मार दिया,
दारा शिकोह की गर्दन काट के अपने शाहजहां के प्लेट में सजा के उसको गिफ्ट कर दी और शाहजहां को बंद कर दिया एक कमरे में और खिड़की से कहा कि बैठ के अपना ताजमहल देखो। तो शाहजहां को बंदी बनाया था औरंगजेब ने, शाहजहां के जिंदा रहते ही औरंगजेब बादशाह बन गया था। तो खिड़की खोल दी, तुम ताजमहल अपना देखते रहो, ऐसे ही मरो तुम, ये बात हुई थी। तो अभी क्या होता है, अब औरंगजेब को लगता है कि यार शिवाजी जो है ये काफिर बहुत ज्यादा अपनी हद से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेरा अभी ध्यान उस तरफ जा नहीं सकता, मुझे दिल्ली जाना है। फिर जनवरी के महीने में शिवाजी महाराज ने माहुली नाम का एक किला जीत लिया। ये भी मुगलों का किला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट किला था मुगलों का, इसको भी शिवाजी महाराज ने जीत लिया। फरवरी में फिर भी औरंगजेब ने अपने गुस्से को रोक करके एक पत्र लिखा शिवाजी महाराज को। पत्र में क्या लिखा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं अपना राज्य लेने के लिए, तुमको मेरी सहायता करनी होगी। तो बेसिकली औरंगजेब ने शिवाजी महाराज से सहायता मांगी और पत्र में ये लिखा कि मैं तुमको मनसबदारी दूंगा, तुमको दौलत दूंगा, तुम मेरा सपोर्ट करो। और सोचिए उस पत्र का शिवाजी महाराज ने क्या किया। उस पत्र को शिवाजी महाराज ने कुत्ते की पूंछ में बांध के पूरे गांव में घुमाया। औरंगजेब का ऑफर था कि मेरी मदद करो, तुमको मनसबदारी दूंगा, तुमको पैसा दूंगा। उस पत्र को शिवाजी महाराज ने कुत्ते की दुम में बांध करके पूरे गांव में घुमाया। ये स्वैग था महाराज का और ये एक क्लियर संदेश था कि मैं तुम्हारा सपोर्ट तो कभी भी नहीं करने वाला। बट वही बात थी कि औरंगजेब का पूरा मन बन चुका था कि जैसे ही मैं बादशाह बनूंगा पहले तो मैं इसको निपटाऊंगा। तो दुश्मनी की शुरुआत यहां से होती है। जब इतना बड़ा अपमान शिवाजी महाराज ने किया, एकदम गुस्से में किया औरंगजेब का अपमान कि तुम मुझे मनसबदारी ऑफर करोगे, कि मैं तुम्हारा मनसबदार बन जाऊं, कभी नहीं होने वाला ऐसा। तो इससे औरंगजेब के मन में था ये बात, दुश्मनी यहां से स्टार्ट हो चुकी थी कि जैसे ही मैं बादशाह बनूंगा सबसे पहले इसका काम निपटाऊंगा। और औरंगजेब के बादशाह बनने के क्रम में उसकी मदद करने वाले जो लोग थे उसमें औरंगजेब का मामा भी था, शाइस्ता खान। अच्छा, औरंगजेब के मामा ने औरंगजेब का सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि देखो, औरंगजेब का ही सका मामा था शाइस्ता खान। औरंगजेब की माँ का नाम मुमताज महल का ये भाई था शाइस्ता खान, तो औरंगजेब का मामा था। बट शाइस्ता खान ने औरंगजेब का सपोर्ट किया, दारा शिकोह का सपोर्ट क्यों नहीं किया? इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि शाइस्ता खान को शाहजहां से नफरत थी और शाहजहां का लाडला कौन था? दारा शिकोह था। तो शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह बादशाह बने, पर शाइस्ता खान को दुश्मनी थी शाहजहां से। क्यों? क्योंकि शाहजहां ने शाइस्ता खान की बीवी के साथ गलत संबंध बनाए थे और शाइस्ता खान की जो बीवी थी उसने सुसाइड कर लिया था क्योंकि शाहजहां ने जबरदस्ती की थी उसके साथ। तो शाइस्ता खान की बीवी सुसाइड कर ली थी, इसलिए शाइस्ता खान को इतना गुस्सा था शाहजहां के ऊपर। बादशाह कौन कुछ बोले, बादशाह ने कर दिया तो कर दिया, उसको बोलने वाला कौन है? मुगलों में तो ऐसे ही चलता है। तो शाइस्ता खान को इस बात का गुस्सा था, इसलिए उसने औरंगजेब का सपोर्ट किया। तो शाइस्ता खान एक बड़ा सरदार था, उसके पास काफी बड़ी सेना थी, तो उसने भी औरंगजेब का सपोर्ट किया और भी कई लोगों ने औरंगजेब का सपोर्ट किया। सबने मिलके फिर वहां पे, अब बाकी के जो भाई थे दारा शिकोह, शुजा, मुराद, सब मारे गए, शाहजहां कैद हो गया और औरंगजेब बादशाह बन गया। और बादशाह बनने के बाद जब थोड़ा औरंगजेब सेटल हो गया, पूरा उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया, अपना राज्य अभिषेक सब करवा लिया, उसके बाद जुलाई 1659 में उसने शाइस्ता खान अपने मामा को नियुक्त किया और बहुत बड़ी सेना के साथ शिवाजी महाराज के राज्य स्वराज्य पर भेजा। सेना कितनी बड़ी थी? हमको रिकॉर्ड में मालूम चलता है कि 77,000 की घुड़सवार सेना, 77,000, 50,000 के लगभग की इन्फेंट्री पैदल सेना, हाथी अलग से, ऊंट अलग से, 1.25 लाख की तो फौजी हो गई, 1,25,000 के करीब की फौज है। इसके अलावा 50,000 वो लोग जो फौज के साथ नॉन कॉम्बैटेंट्स होते हैं, जो सारा काम करेंगे, टेंट लगाएंगे, है ना, जो व्यापारी हैं, जो सामान आपको बेचेंगे, ये सारी चीजें। ऐसे 50,000 लोग थे जो नॉन कॉम्बैटेंट्स थे, 1.25 लाख की फौज थी। और औरंगजेब ने 32 करोड़ रुपए इस कैंपेन के लिए शाइस्ता खान अपने मामा को दिए थे। 32 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी सेना। अफजल खान से भी कई गुना बड़ा ये संकट शिवाजी महाराज के स्वराज्य पे आया। जुलाई 1659 में औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा और मार्च 1660 में शाइस्ता खान स्वराज्य में दाखिल हुआ। इस शाइस्ता खान के कैरेक्टर को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको किसी व्यक्ति का कैरेक्टर समझ में आता है तभी आपको स्टोरी में इंटरेस्ट भी आता है और आप उसका एक इमेजिन कर पाते हो व्यक्तित्व कि वो कैसा होगा। मैंने आपसे क्या बोला था कि शाहजहां ने शाइस्ता खान की बीवी के साथ गलत किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शाइस्ता खान कोई बहुत बेचारा आदमी था। इसने भी कई लोगों के साथ अत्याचार किया था, इसने भी कई लोगों को परेशान किया था। और आपको मैं एक चीज बताता हूं जो शाइस्ता खान ने अपने इस कैंपेन में करी अपने ही लोगों के साथ,
औरंगजेब ने उसको 32 करोड़ रुपए भेजे थे। किस लिए? मिलिट्री बजट था वो अपने खाने के लिए नहीं था। वो 32 करोड़ था कि तुम्हारे साथ जो 1.25 लाख की फौज है और 50,000 नॉन कॉम्बैटेंट्स, लगभग 2 लाख लोग हैं, इनकी पालन पोषण करने के लिए तुमको 32 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये क्या करता है? ये जो वहां के व्यापारी हैं उनसे कहता है कि अपने ही लोगों को, अपने ही सेना के लोगों को घटिया क्वालिटी का सामान बेचो, लेकिन दाम क्या रखो? हाई रखो, और जो प्रॉफिट हो उसमें से मुझे इतना दो। मतलब सोचो कि अपने ही फौज को लूटने का काम इस शाइस्ता खान ने किया। व्यापारियों से खराब क्वालिटी का सामान बिकवाया अपनी सेना के लिए, दाम उसके हाई लगाए और पैसा उससे हथियाया। शाइस्ता खान शिवाजी महाराज को पकड़ने तो गया था, इस मूड से गया था कि मैं पकड़ूंगा, लेकिन उसका मेन मकसद था पैसा कमाना। इसकी एज क्या थी? इसका जन्म हुआ है 1605 में शाइस्ता खान का। ये हम लोग आ चुके हैं 1660 में, अभी ये 55 साल का है, बुढ़ौती में आने वाला है। इसका अब रिटायरमेंट प्लान बनना शुरू हो गया कि हम रिटायरमेंट प्लान बनेगा मेरा, आराम से करेंगे, हराएंगे पर आराम से हराएंगे, पहले लूट लें अपनी ही सेना को। सोचो अपनी सेना का आप जो है खून चूस रहे हो, उनको हैवी दाम में सामान बेच रहे हो, और जो सेना होती है उसको ऑर्डर्स होते हैं कि तुमको जो लेना है वो मार्केट से लेना है, अपनी जो लोकल मार्केट है। तो 32 करोड़ में से कई पैसा तो ये खुद ही खा रहा था। इस तरह का ये करप्ट आदमी था। शाइस्ता खान ने पहला हमला किया चाकन के किले पे, और ये जो चाकन का किला है, किसी पहाड़ पे बसा हुआ किला नहीं है, एकदम प्लेन सरफेस का किला है। इस किले को जीतने के लिए शाइस्ता खान ने 21,000 की फौज भेजी, और उस 21,000 की फौज को 56 दिन लग गए इस चाकन के किले को जीतने में। इस चाकन के किले पे 300 से 400 मराठे थे, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी से मुगलों का सामना किया, और वहां से अग्नि बाण फेंकने शुरू किए, पत्थर फेंकने शुरू किए। वहां से मराठे किले से नीचे उतरते, तलवार लेके आते, मुगलों को मारते, वापस भाग जाते। ये 56 दिनों तक गुरिल्ला वॉरफेयर चलता रहा, और मुगल जो सरदार थे वो पत्र में क्या लिख के भेजते हैं, आप अगर उनके पत्रों का अध्ययन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मराठों की स्ट्रैटेजी को लोग समझ ही नहीं पाए। वो लोग पत्र में क्या लिखते हैं? मराठों ने हम पे हमला किया, जैसे ही मैंने तलवार लेके मराठों के पीछे हमला करने के लिए भागा, मराठे मुझसे डर के भाग गए। हर पत्र में आपको ये देखने को मिलेगा कि मराठे हमसे डर के भाग गए। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मराठों का भागना उनकी स्ट्रैटेजी का ही पार्ट था, उनको भागना ही था। हिट एंड रन टैक्टिक्स को ये लोग समझ ही नहीं पाए। अरे भाई, ये तो देखो कि जब तक तुम उठे और उनको मारने के लिए गए, तब तो तुम्हारे 5-6 सैनिकों को मार के वो निकल चुके हैं, तो तुम्हारा नुकसान उन्होंने कर दिया, और तुमको ये लग रहा है कि तुम्हारे डर से भागे हैं। बेसिकली इनको पता सब कुछ था, लेकिन ये शाइस्ता खान या औरंगजेब को जो पत्र भेजते थे उसमें अपनी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए ये लिखते थे कि हमसे डर के मराठे भाग रहे हैं। मराठे भाग रहे हैं क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी ही वही है। चाकन के किले पे बहुत ही बहादुरी से वहां का जो किलेदार था, उसका नाम अवेलेबल नहीं है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, बट वहां का जो किलेदार था उसने बहुत बहादुरी से युद्ध किया है, अग्नि गोले फेंक करके, पत्थरों से बहुत अच्छे से युद्ध किया है। पर 56 दिन के बाद फाइनली वो किला गिरा है 15 अगस्त को। और गिरा कैसे है? 14 अगस्त को मुगलों ने एक सुरंग बनाई, जो कि उस किले के एक जो बुरुज होता है, जो उसको हम लोग पिलर बोलते हैं, उस पिलर तक जाती है। तो उस बुरुज में, उस पिलर के नीचे उन्होंने बारूद भर दिया मुगलों ने, और उसको ब्लास्ट कर दिया, तो एक बुरुज उड़ गया। तो उस बुरुज में जितने मराठे थे वो मराठों की डेथ हो गई। उसके बाद मराठों को लगा कि अब अगला हमला मेन किले पे होगा तो हम नहीं बहुत देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, तो उन्होंने किला सौंप दिया। अब इस स्ट्रैटेजी को समझना, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ एट्रिशन। 2 तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है, एक होती है स्ट्रैटेजी ऑफ एनहाइलेशन, एक होती है स्ट्रैटेजी ऑफ एट्रिशन। एनहाइलेशन का मतलब है कि अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर देना। ये स्ट्रैटेजी शिवाजी महाराज अपना ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी सेना का संख्या भली उतना नहीं था कि वो शाइस्ता खान की पूरी सेना को खत्म कर सकें। लेकिन स्ट्रैटेजी ऑफ एट्रिशन, एट्रिशन का मतलब होता है लगातार परेशान करते रहना, लगातार उनको त्रास देते रहना, यानी परेशान करते रहना। कैसे परेशान करते थे? चाहते, देखो हार तो गए लास्ट में, चाहते तो बहुत पहले किला सौंप सकते थे, लेकिन पहले पूरा लड़े। जब उनको समझ में आ गया मराठों को कि अब और नहीं लड़ सकते, तब उन्होंने किला दिया। तो 56 दिन में जो उनका पूरा रिसोर्स वेस्ट हुआ मुगलों का, उनको बहुत रिसोर्सेज लगे उसको वहाँ पे जो हमला है उसको सस्टेन करने के लिए। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा रिसोर्सेज भी कंज्यूम होंगे, तो पूरे उनके रिसोर्सेज जब मुगलों के कंज्यूम हो गए, तब फाइनली जाके लो भाई किला तुम ले जाओ। तो ये स्ट्रैटेजी ऑफ एट्रिशन है, यही अपनाई शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के इस पूरे प्रकरण में। और जब चाकन के किले पे हमला शुरू हुआ था, उस समय भी शिवाजी महाराज पन्हाला पे ही फंसे हुए थे। चाकन पे हमला शुरू हुआ है जून 1660 में, और शिवाजी महाराज 13 जुलाई 1660 को पन्हाला से बच के वापस आए हैं। तो चाकन के लोगों को लग रहा था कि शिवाजी महाराज वहां अटके हुए हैं, फिर भी वो बहादुरी से लड़ रहे हैं। आप जनरली देखोगे मुगलों में या आदिल शाह में, अगर बादशाह पे कोई संकट होता है तो सेना सबसे पहले भागती है। यहाँ आपका जो राजा है वो पन्हाला में अटका हुआ है, फिर भी चाकन पे लोग लड़ रहे हैं।
जुलाई में शिवाजी महाराज छूटते हैं, अगस्त में जो चाकन का किला है वो मुगल जीत लेते हैं। तो चाकन का किला गिर गया, लेकिन शिवाजी महाराज पन्हाला से वापस आ चुके थे और शिवाजी महाराज के आते ही पूरी सेना में एक जान आ गई और अब शिवाजी महाराज फ्रीली कोऑर्डिनेट कर सकते थे इस पूरे कैंपेन को जो शाइस्ता खान के अगेंस्ट चल रहा था। शाइस्ता खान ने अगला हमला करने के लिए कारतलब खान को भेजा। कारतलब खान एक उज़्बेक था जो कि उज़्बेकिस्तान से आया था। उज़्बेकिस्तान की आपको टेरेन समझनी पड़ेगी। उज़्बेकिस्तान का जो 80% एरिया है वो पूरी तरह से डेजर्ट एरिया है, प्लेन एरिया है और उस कारतलब खान को जंगलों और पहाड़ों की मुहिम पे भेज दिया गया और कारतलब खान के साथ भेजा गया राय बाघन को। ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि ये एक फीमेल है। इनका जो असली नाम है वो है सावित्री देशमुख। ये एक हिंदू हैं। राय बाघन इनको टाइटल दिया गया है, जो औरंगजेब ने इनको टाइटल दिया था, राय बाघन। और ये फीमेल कहाँ से इस युद्ध में आ गई, मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। राय बाघन, सावित्री देशमुख, इनके जो पति थे वो औरंगजेब के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। औरंगजेब अपना ये वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ रहा था, जब अपने उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ रहा था तो उसमें ये मर गए थे, शहीद हो गए थे। तो इनकी मृत्यु के बाद नौकरी दे दी गई इनकी पत्नी को, सावित्री देशमुख को, और औरंगजेब ने राय बाघन इनको नाम प्रोवाइड किया। ये वीर भी थी, लड़ने में वीर थी। लेकिन वही बात है, आप बहुत वीर हो, आपके अंदर वीरता है, लेकिन वो वीरता आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो? मुगलों की चाकरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक कंपैरिजन है कि राय बाघन का जो गांव है और शिवाजी महाराज की जो माता का गांव है जीजाबाई का, दोनों सेम है, वराड़, दोनों वराड़ गांव से हैं। पर जीजा माता ने अपने पुत्र को स्वराज्य खड़ा करने की इंस्पिरेशन दी और राय बाघन क्या कर रही है? मुगलों का सपोर्ट कर रही है। तो ये अंतर है। खैर, मैंने आपको इसलिए बता दिया कि राय बाघन बेसिकली एक टाइटल है जो औरंगजेब ने दिया था सावित्री देशमुख को, क्योंकि उनके पति जो है औरंगजेब के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो ये भी इस युद्ध में आती हैं कारतलब खान के साथ में। कारतलब खान को नॉर्थ कोंकण की मुहिम पर भेजा गया। कोंकण मैं आपको बता चुका हूँ, जो महाराष्ट्र का वेस्टर्न साइड है, उसका जो कोस्टल एरिया है, महाराष्ट्र का वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, उसको हम लोग कोंकण कोस्ट बोलते हैं। वो पूरी एक कोस्ट है, पूरी लाइन है, मैं फोटो लगा दूंगा उसका। तो जो कोंकण कोस्ट है पूरी आपकी, जो मैप पे आपको दिख रही है, अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो जो नॉर्थ का हिस्सा है वो शिवाजी महाराज के कंट्रोल में था और जो साउथ का हिस्सा है वो आदिल शाह के कंट्रोल में था। तो जो नॉर्थ का हिस्सा शिवाजी महाराज के कंट्रोल में था, उस पर हमला करने के लिए इस कारतलब खान को भेजा गया। और कारतलब खान को पता नहीं किसने एडवाइस किया, कौन उसका एडवाइजर था जिसने उसको एडवाइस किया कि तुम सह्याद्री के पहाड़ों से होते हुए, लोहगढ़ के आसपास के जंगलों से होते हुए इस नॉर्थ कोंकण पे हमला करो। अब आप समझो कि जो लोहगढ़ के आसपास का हिस्सा है, जो जंगली एरिया है, जो नॉर्थ कोंकण की तरफ जाता है, पहाड़ों से होता हुआ, जंगलों से होता हुआ, वो इतने पतली पतली घाटियों वाला रास्ता है कि वहां से इतनी बड़ी सेना को गुजार पाना बहुत मुश्किल है। और पता नहीं किसने इसको एडवाइस किया। अफजल खान मारा गया क्योंकि वो जावली के जंगलों में आया था, उससे भी इन्होंने कुछ सीख नहीं ली। सेम गलती वापस करते हैं कारतलब खान के पूरे सैनिक। और ये लोग पास कर रहे होते हैं उम्बर खिंड से। उम्बर खिंड क्या है? जैसे पिछले वीडियो में हमने पावन खिंड देखा, जहां बाजी प्रभु देश पांडे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। पावन खिंड का मतलब वैली थी, जो दो पहाड़ों के बीच का हिस्सा था। पावन खिंड से भी पतली वैली है ये उम्बर खिंड, या उम्बर खिंड बोलते हैं इसको, उम्बर खिंड बोलते हैं। उम्बर खिंड की जो वैली है इतनी पतली है, मैं फोटो लगा रहा हूं, आप देखो जो लाइन दिख रही है आपको रेड वाली, बस इतनी ही पतली है। इतनी पतली घाटी में अपनी पूरी सेना उतार दी कारतलब खान ने, और शिवाजी महाराज उसका फायदा उठाने ही वाले थे। और कारतलब खान की बदकिस्मती कि शिवाजी महाराज खुद इस युद्ध में उतर गए। और जैसे ही कारतलब खान की सेना इस उम्बर खिंड में आई, आसपास के जंगलों में छुपे मराठों ने तीर धनुष से हमला करना शुरू कर दिया, पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। और आप समझो कि जब आप एक पतली सी गली में फंस गए हो और ऊपर से आपके ऊपर तीर धनुष पत्थर फेंके जा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपनी सेफ्टी के बारे में ही सोच सकते हो। सारे जो मुगल सैनिक अपनी ढाल निकाल के अपने आप को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन इसका अंत कहाँ है? आप चारों तरफ से घिर चुके हो, इतनी पतली एरिया में आप घुस चुके हो, ना आप पीछे भाग सकते हो, ना आप आगे भाग सकते हो, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। और अगर आप हिम्मत करके पहाड़ पे चढ़ के जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो तीर चला रहे हैं, उनको मारने भी जाओगे, तो जब तक आप पहाड़ पे चढ़ रहे होगे, वेट थोड़ी ना करेंगे, हाँ भाई पहले तू ऊपर आ जा फिर मैं पत्थर फेंकूंगा। आप पहाड़ पे चढ़ने का प्रयास करोगे, फिर आपके ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे। और जैसे ही पत्थर और ये बाणों की वर्षा समाप्त होती है, मराठे तलवार लेके नीचे उतरते हैं, 5-6 मुगलों को काटा, फिर ऊपर भाग गए। पहाड़ चढ़ने में वो तेज थे। कारतलब खान की जो सेना थी और जो कारतलब खान खुद था, इन लोगों को प्लेन एरिया की पूरी आदत है,
पहाड़ों की आदत ही नहीं है। राय बाघन भी वहां फंस गई है और बेचारी फीमेल, वो भी लड़ने का प्रयास करे, कुछ नहीं हो रहा है। वहां के सैनिकों, अच्छा कातलब खान की सेना में जो कुछ मराठे सैनिक थे वो तो ऐसा दिखाने लगे कि अरे हम तो शिवाजी महाराज की सेना में ही है, हमको मत मारो, हमको मत मारो। तो मराठा होने ही अपना अलग ही फायदा निकाल रहे हैं कि हम मराठे हैं तो हम तो शिवाजी महाराज के साथ हैं, हमको मत मारो। सब अपनी जान बचाने के चक्कर में फंसे थे। इतनी बुरी तरह से इस खिंड में दबा दिया शिवाजी महाराज ने, ना पीछे कोई रास्ता है ना सामने कोई रास्ता है, अगल बगल से वर्षा हो रही है और आपके पास एक ही रास्ता है, मरो इस खिंड में, उम्बर खिंड में। उम्बर खिंड में ये जो वॉर होती है ये फरवरी का टाइम है, फरवरी 1661 हम लोग पहुंच चुके हैं, तब ये बैटल होती है। तो फाइनली कोई रास्ता समझ में नहीं आता कारतलब खान को। राय बाघन उसको एडवाइस करती है कि भाई यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ना हम इनको मार सकते हैं, ना हम यहाँ से बच के भाग सकते हैं। जी दयालु आदमी है, उससे माफी मांग लो, तुमको माफ कर देगा, सरेंडर कर दो। ये एडवाइस राय बाघन ने कारतलब खान को दी। कारतलब खान को भी समझ में आ गया कि भैया अपना हो लिया, अब वकील को भेजो और संधि करो, बहुत अपना काम खत्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला। तो एक वकील भेजा गया सफेद झंडा लेकर के, और शिवाजी महाराज उस समय वहीं पर मौजूद थे। तो वकील शिवाजी महाराज के सामने आता है, वकील अपने घुटनों पर बैठता है और शिवाजी महाराज से माफी मांगने लगता है। और शिवाजी महाराज इस समय घोड़े पर बैठे हुए हैं और वो पूरे अपने युद्ध के अटायर में है, पूरा हेलमेट लगा रखा है, पूरे बख्तरबंद कवच पहन रखा है, पूरे युद्ध वाले अटायर में है। और ये हमको कैसे मालूम चलता है, आप सोच रहे हो ना, आपको कैसे पता सर क्या पहना हुआ था? तो ये युद्ध के अटायर में थे। पहली बात तो युद्ध में थे, इसलिए युद्ध के अटायर में थे। और दूसरी बात, ये डिस्क्रिप्शन कविंद परमानंद की किताब शिव भारत से हमको मिलता है। कविंद परमानंद शिवाजी महाराज के समकालीन थे, उस समय वो मौजूद थे। तो ये जो कविंद परमानंद की किताब है शिव भारत, उसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि राजे इस तरह से बैठे हुए थे, और एकदम उन्होंने डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया है कि जंगल का जो शेर होता है ना, वो कैसा दिखता है वैसे राजे दिख रहे थे, जंगल के शेर की तरह। वो खड़े थे वहां पे बख्तरबंद पहने हुए और सामने उनके वकील है। और इन्हीं कविंद परमानंद ने इस उम्बर खिंड के बारे में बोला है कि ये जैसे होता है ना बैरल ऑफ अ गन, गन की जो बैरल होती है बहुत पतली होती है, एकदम वैसी ही है ये। ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है कविंद परमानंद ने इस उम्बर खिंड के बारे में, इतनी पतली वैली है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं कि हमको मालूम चलता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा होगा। आप उसके आगे आप इमेजिनेशन कर सकते हो अपनी कि किस तरह से वॉर हो रही है। तो वो जो वकील है अपने घुटनों पर बैठा, उसने माफी मांगी कि ये जो आपका प्रदेश है ये तो बहुत ही भयानक है, हमने ऐसा सोचा नहीं था। हमारे जो कारतलब खान है वो आपके पिता शाह जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो सारे रिश्ते हैं ना, ये ऐसे सिचुएशन में याद आते हैं इन लोग को। तो शिवाजी महाराज समझ ही रहे थे इनका क्या आशय है, रिश्ता बना रहे हैं। कारतलब खान शाह जी से बहुत अच्छे दोस्त थे ये वो। शिवाजी महाराज ने भी कहा कि बेटा रिश्ता उश्ता हो लिया, तुम लोग पहले चुपचाप पैसा जमा करो, ठीक है, तब तुमको जाने दूंगा। युद्ध तब रुकेगा जब तुम पैसा ला करके दोगे। अब युद्ध चल ही रहा है, युद्ध उन्होंने रोकने के लिए नहीं बोला है, पहले पैसा लाओ, जब पैसा आ जाएगा उसके बाद ही युद्ध रुकेगा। तो फिर अब इन लोगों को लगा कि भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा, जान बचानी है, तो पूरा सब ला करके खजाना वजाना घोड़े वोड़े सब ला करके शिवाजी महाराज को दिए गए। उसके बाद कारतलब खान को बोला गया जाओ निकलो, तुम्हारा कोई काम नहीं। अच्छा, कारतलब खान को छोड़ दिया शिवाजी महाराज ने, क्यों? उनको मालूम है कि जब ऐसा कमांडर है बेवकूफ जो इस पतली सी उम्बर खिंड में आया है मुझसे लड़ते, इसको कितना ही दिमाग है, इसको तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग मुगलों के पास होने चाहिए उनको बर्बाद करने के लिए। शिवाजी महाराज का जा बेटा तू जा, पैसा दे और निकल यहाँ से। शिवाजी महाराज का ये बहुत अच्छा स्टाइल है, सबको मारने की जरूरत नहीं है, जिसको मारना जरूरी है उसको ही मारना चाहिए। ऐसे चंगू मंगू को तो वापस भेज देना चाहिए। तो चंगू मंगू ही थे जो आए थे लड़ने के लिए, इनको वापस भेज दिया गया। और शिवाजी महाराज ने बैटल ऑफ उम्बर खिंड में जो फरवरी में हुई थी जीत हासिल की। शिवाजी महाराज अब रुके नहीं, शिवाजी महाराज चले गए साउथ कोंकण में। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, साउथ कोंकण मैंने आपको बताया था कि आदिल शाह का इलाका है। शिवाजी महाराज आदिल शाह पे हमला करने चले गए। ये शाइस्ता खान क्या कर रहा है? ये पुणे के लाल महल में बैठा हुआ है, कुछ कर भी रहा है कि कुछ नहीं कर रहा है? ये कुछ क्यों नहीं कर रहा है, इसका हमको आंसर भी मिलता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में। मुगलों का एक अधिकारी था भीमसेन सक्सेना, उसने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, कॉन्वर्सेशन लिखी हुई है कि शाइस्ता खान से एक सवाल पूछा गया। किसने पूछा? मुगलिया सल्तनत का जो वजीर था उसका बेटा था नामदार खान। ठीक है, मुगलिया सल्तनत के वजीर का बेटा था नामदार खान, वो भी इस कैंपेन पे आया था, सीखने के लिए आया होगा बेटा भाई शाइस्ता खान बड़े आदमी हैं और हम वजीर के बेटे हैं तो हम भी कुछ सीख लेंगे। तो नामदार खान ने एक सवाल पूछा शाइस्ता खान से कि शिवाजी महाराज की जो सेना है वो 10-15, उसने शिवाजी महाराज नहीं बोला होगा, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, शिवा काफिर की जो सेना है वो 10-15 हजार से ऊपर की नहीं होगी, हम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर के सीधा हमला क्यों नहीं कर देते हैं? तो इस पर शाइस्ता खान क्या आंसर करता है? शाइस्ता खान बोलता है बेटा तुम अभी बच्चे हो, मुझे एक बात बताओ, औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है दक्कन में? नामदार खान ने कहा कि शिवाजी।
अगर, फिर शाइस्ता खान बोलता है, अगर हमने जीत लिया शिवाजी महाराज के राज्य को तो फिर औरंगजेब क्या करेगा? हमको काबुल भेज देगा कि बहुत अच्छा काम किया आपने, दक्कन में शिवा का राज्य खत्म हो गया, अब तुम काबुल जाओ और काबुल में जाकर फिर वहां युद्ध करो। और काबुल आप समझ लो कैसी टेरेन है, कितना डिफिकल्ट मौसम है। उससे अच्छा अपना बढ़िया है, इतना बढ़िया मौसम है, धूप निकली हुई है, एकदम बढ़िया सब कुछ, पैसा वैसा आ ही रहा है, घर में बैठ कर आराम करने के लिए है। शाइस्ता खान अपना जा चुका है रिटायरमेंट मोड में। और ये बहुत शॉकिंग कॉन्वर्सेशन है कि आप कोई बड़ा ऑफेंसिव इसलिए लॉन्च नहीं कर रहे हो क्योंकि अगर आपका कैंपेन पूरा हो गया तो आपको दूसरे बड़े कैंपेन पे भेज दिया जाएगा। ये सोच है, आप मेंटालिटी में अंतर देखो। इसीलिए कोई बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च ही नहीं किया जा रहा, दूसरों पे टाल दिया। तुम कातलब खान तुम देख लो, बाकी सब जाओ तुम देख लो, खुद वो बैठा हुआ है। तो नामदार खान को भी लगा होगा भाई कैसा आदमी है, कह रहा है कि हाँ भाई ये जीत जाएंगे तो काबुल भेज दिया जाएगा, इससे अच्छा यहाँ पे बढ़िया मौसम बैठ खाओ पियो। तो ये आपको दिखाता है शाइस्ता खान का कैरेक्टर कैसा है। करप्ट आदमी है, आलसी आदमी, सब कुछ है। पहले उसने कुछ किया होगा, पहले वो जनरल रहा होगा, लेकिन अब बुढ़ाती में आकर के इसका दिमाग सटिया चुका है पूरी तरह से। अब आते हैं शिवाजी महाराज कहाँ गए? साउथ कोंकण में। साउथ कोंकण में क्यों गए? क्योंकि उनको आदिल शाह के एरिया पे ऑक्यूपाई करना था। शिवाजी महाराज का भी अलग ही स्वैग है, शाइस्ता खान वहां बैठा हुआ है पर यहाँ पे आदिल शाह का भी इलाका जो है हथियार लेते हैं। शिवाजी महाराज ने साउथ कोंकण पे हमला इसलिए किया क्योंकि उनको कुछ गद्दारों को सबक सिखाना था। गद्दार कौन? गद्दार नंबर 1 हेनरी रेविंगटन। ये वही ब्रिटिश अधिकारी है जिसने पन्हाला पे सिद्दी जोहर को लंबी रेंज की तोपें प्रोवाइड की थी। शिवाजी महाराज राजापुर गए, वहां पे शिवाजी महाराज ने हेनरी रेविंगटन को कैद किया और राजापुर के अंग्रेज अधिकारियों से अच्छा खासा उनको पैसा प्राप्त हुआ। और राजापुर के बाद वो चले गए श्रृंगारपुर। श्रृंगारपुर में कौन? सूर्यराव सुर्वे और दलवी, ये दोनों याद हैं? ये दोनों आदिल शाह अधिकारी थे, सॉरी आदिल शाह के सरदार थे, जिन्होंने जब शिवाजी महाराज पन्हाला से वापस विशालगढ़ आए थे तो विशालगढ़ के आगे घेरा लगा दिया था और शिवाजी महाराज को विशालगढ़ के बाहर भी कुछ समय के लिए युद्ध करना पड़ा था, फिर वो विशालगढ़ गए थे। इसीलिए उनको विशालगढ़ पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया था। सूर्यराव सुर्वे और जसवंत राव दलवी, इसका पूरा नाम है जसवंत राव दलवी। तो ये दोनों का राज्य था श्रृंगारपुर में। शिवाजी महाराज ने श्रृंगारपुर पर अटैक किया। अच्छा, इस अटैक के दौरान एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात होती है। एक मराठा सिपाही था जो भाग रहा था, उसको तानाजी मूवी याद है आपको, जिसमें अजय देवगन ने रोल किया था तानाजी का, तानाजी मालुसरे। तानाजी ने उस सैनिक को पकड़ा और पत्थर से बांध दिया क्योंकि वो युद्ध से भागने का प्रयास कर रहा। तो तानाजी चाहते थे कि एक मैसेज जाए कि कोई युद्ध से भागने का प्रयास करेगा तो उसको ऐसे ही जो है पत्थर से बांध देंगे। उसको पत्थर से तानाजी ने बांध दिया। एक्चुअल इंसिडेंट है ये, मुझे मिला था शिवाजी हिज लाइफ एंड टाइम्स, यही नाम था, शिवाजी हिज लाइफ एंड टाइम्स, गजानन भास्कर मेहेंद्रे इनकी किताब है, उसमें उन्होंने इसका सोर्स भी दिया है कि तानाजी ने उस सैनिक को पत्थर से बांध दिया। कहाँ भाग रहे हो भाई, पहले युद्ध करो। श्रृंगारपुर में सूर्यराव सुर्वे को हराया शिवाजी महाराज ने। ये वही सूर्यराव सुर्वे है जिसने विशालगढ़ के बाहर घेरा लगाया था जब शिवाजी महाराज पन्हाला से वापस विशालगढ़ गए थे। तो सूर्यराव सुर्वे को हरा करके शिवाजी महाराज ने श्रृंगारपुर पे भी अपना कब्जा जमा लिया और साउथ कोंकण के बहुत सारे इलाके शिवाजी महाराज ने जीत लिए। तानाजी का रेफरेंस मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में तानाजी की भी स्टोरी कवर करने वाले हैं। उनके ऊपर वीडियो आएगा कि उन्होंने कैसे वीरता से उस किले को जीता। उनके प्राण चले गए थे उसको जीतने के दौरान में, लेकिन फिर भी उन्होंने वो किला जीत लिया था शिवाजी महाराज के लिए। उनकी भी स्टोरी आगे आएगी। तो श्रृंगारपुर पे कब्जा हो गया, साउथ कोंकण की मुहिम पूरी हो गई, शिवाजी महाराज वापस आ गए। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा खतरा नहीं टला था और शाइस्ता खान वहीं का वहीं था। यहाँ से लेकर के 1663 तक कोई भी मेजर बैटल नहीं होती है, मतलब कि कोई ऐसा युद्ध नहीं है जो किसी किले के अराउंड हो रहा हो जिसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ से लेकर के 1663 तक स्ट्रैटेजी ऑफ एट्रिशन ही चलता रहा। स्ट्रैटेजी ऑफ एट्रिशन क्या होता है? लगातार परेशान करना। बहुत तरह की टैक्टिक्स अपनाई गई। मुगल कहीं कैवलकेड जा रहा है, उसको बीच से काट करके सारा सामान लूट के भाग जाना, कहीं पर अचानक से मुगलों पे हमला कर देना, कहीं पर मुगल आ रहे हैं तो वहां का सारा सामान लेकर के भाग जाना ताकि मुगलों को कुछ भी वहां पर ना मिल सके, सब कुछ बाहर से मंगाना पड़े। इस तरह की टैक्टिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ एट्रिशन, कभी भी जाके अचानक से उनकी छावनी पे हमला कर देना, ये सब मराठे कर रहे हैं। कोई मेजर युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी ऑफ एट्रिशन ऐसा नहीं कि हमेशा मराठे ही जीत रहे हैं, इसमें नुकसान भी मराठों को हो रहा है, कई बार मुगल भी जीत रहे हैं। मुगल्स ने कई जगह पे आप देखोगे, जो नामदार खान था जो वजीर का बेटा, उसने कई जगह पे लोगों को पकड़ा, उनको स्लेव बनाया और बेच दिया, गुलाम बना के बेच दिया, कई सारे गांव जला दिए। एक जगह रिकॉर्ड आता है कि लोहगढ़ के पास उसने 300 से 400 लोगों को पकड़ा, उनको बेच दिया नामदार खान ने। ऐसे इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, आपके लोगों को बेचा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी ऑफ एट्रिशन चल रहा है, जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, कभी मराठे क्या करते हैं, खेत जला देते हैं। क्यों? क्योंकि मराठे अब
खेत जला के भाग जाते हैं मुगल। वहाँ पे आके अब अपना डेरा, अपना जो गैरिसन है, जो डेरा वगैरह डालेंगे, तो वहाँ पे उनको कुछ अनाज ही नहीं मिले, खेत तो आपने जला दिया था। इसको बोलते हैं स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। गुरिल्ला वॉरफेयर हम लोग पढ़ते हैं स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी, कि आप खेत जला दो, कुछ भी प्रोवाइड ना हो सके मुगलों को। ये सब मराठे कर रहे हैं। लेकिन जो लोगों पे हमला हो रहा है ना, जो आम जनता को सफर करना पड़ रहा है, जो लोग गुलाम बना के बेचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं शिवाजी महाराज को उसका दुख नहीं हो रहा है, उनके दिल में बहुत दर्द है इस बात का। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं ना कि अरे सब अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए लड़ रहे थे, किसी को जनता की कुछ नहीं पड़ी थी। तो आप इस पत्र को पढ़ो, इस पत्र से आपको समझ में आएगा। मेरी बात मत सुनो, ये पत्र आपको बताएगा कि शिवाजी महाराज क्या सोच रहे थे अपने लोगों को बचाने के बारे में। ये पत्र शिवाजी महाराज ने अपने कमांडर सर्जेराव जेधे को लिखा है। 23 अक्टूबर 1662 का पत्र है। मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, मैं आपके लिए पूरा पत्र पढ़ता हूँ। इससे आपको शिवाजी महाराज कितने चिंतित थे अपनी जनता के लिए आपको समझ में आएगा। जासूसों ने खबर दी है कि मुगल तुम्हारे जिले में हमला करने वाले हैं, इसलिए जैसे ही तुम्हें ये संदेश मिले, अपने पूरे जिले के हर गांव को खबर दे दो और सभी लोगों को उनकी औरतों और बच्चों के साथ निचले इलाके में किसी सुरक्षित जगह पर भेज दो, जहां वे दुश्मन के हमलों से सुरक्षित रहें। इस काम में ढिलाई मत करना। जैसे ही तुम्हें ये संदेश मिले, लिखा हुआ काम करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मुगल किसी को बंदी बना लेंगे और इसका पाप तुमको लगेगा। एकदम इसकी लैंग्वेज आप देखो, ये शिवाजी महाराज इसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कैसे है। अगर आप नहीं बचाओगे तो पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा इसका। सभी गांवों में जाओ, रात को दिन बनाओ, रात दिन एक कर दो और लोगों की औरतों को निचले इलाकों में किसी जगह भेज दो। इस काम में एक पल भी मत गंवाना। रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। ये आपको चिंता दिखाता है कि बार बार संदेश में जोर देके बोल रहे हैं इस बात को। अपनी जगह पर चौकन्ना रहना। जो लोग अलग अलग गांवों में खेतों की देखभाल के लिए पीछे रह जाएंगे, उनसे भी कह देना कि वो पहाड़ में किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पर पहुंचना मुश्किल हो, दुश्मन का पहुंचना मुश्किल हो, और दुश्मन के रास्ते से बचते हुए भाग जाएं। अपनी जगह चौकन्ना रहो। बार बार रेपिटेशन करके बता रहे हैं कि अपनी जनता को बचाओ, उनको दूर जाने के लिए बोलो, उनको किसी निचली जगह पे भेज दो ताकि वो सेफ रहें। ये आपको दिखाता है, इस पूरा पत्र ही आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि शिवाजी महाराज कितने चिंतित थे अपनी जनता के लिए। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, अभी हम 1661 में थे, तो आप देख रहे होंगे कि अब हम स्किप करेंगे और हम आएंगे 1663 में, क्योंकि ये जो 2 साल का पीरियड है, इसमें कोई मेजर बैटल नहीं हो रही है किसी फोर्ट के अराउंड। ऐसी स्ट्रेटेजी ऑफ एटिशन चल रहा है। लेकिन जब 1663 आ गया और शिवाजी महाराज को समझ में आ गया कि शाइस्ता खान तो पुणे के लाल महल से हिलने वाला नहीं है, तब शिवाजी महाराज ने तय किया कि अब मेरी बारी है, बहुत हो गया स्ट्रेटेजी ऑफ एटिशन, अब स्ट्रेटेजी होगी अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अब अटैक होगा, सीधा लाल महल पे सर्जिकल स्ट्राइक होगा। ये शिवाजी महाराज ने तय किया और हम अगली वीडियो में देखेंगे कि जो सर्जिकल स्ट्राइक शिवाजी महाराज ने छापा मारा लाल महल पे शाइस्ता खान के घर में घुस के, उसका प्लानिंग कैसे हुआ और उसका अंजाम क्या हुआ।